डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ाकर आपके बॉडी के एक्सेस फ्लूइड्स को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इनमें बहुत सारी अलग-अलग कैटेगरीज है। आज हम कवर करने वाले हैं हाई सीलिंग या फिर लूप डायूरेटिक्स। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी एफिकेसी एज कंपेयर टू एनी अदर डायूरेटिक बहुत ज़्यादा है और इनका नाम लूप डायूरेटिक इसलिए है क्योंकि ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में काम करते हैं। अब इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास नेफ्रॉन का एक पूरा डायग्राम है। नेफ्रॉन में आपको सिर्फ थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पर ध्यान देना है। अगर हम थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को जूम इन करके देखें तो यहाँ पर हमारे पास उसका लूमेन आता है, यानी कि अंदर का एरिया जो है वो, और इसी के वॉल पर लगा हुआ है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर, यानी कि ये एक सोडियम एक पोटेशियम और 2 क्लोराइड आयंस को एक साथ आपके सर्कुलेशन में रीअब्सॉर्ब करवाता है। और इसी के साथ आप देखते हो कि सोडियम रीअब्सॉर्प्शन की वजह से वाटर भी इसे फॉलो करता हुआ आपकी सर्कुलेशन में चला जाता है। इसके अलावा आपको ये भी देखने मिलता है कि इन सभी को फॉलो करके कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयंस भी पैरासेल्युलर रूट से आपके ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब जब हमारे लूप डायूरेटिक्स इस पूरे खेल में आएंगे तब आपको देखने मिलेगा कि वो लूप डायूरेटिक ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर पर आकर यहाँ बैठ जाएगा। इसकी वजह से होगा क्या कि ये जो सिम्पोर्टर है इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, जिस वजह से ये सभी चीजें जो रीअब्सॉर्ब हो रही थी आपके ब्लड सर्कुलेशन में वो रीअब्सॉर्ब होना बंद हो जाएंगी। अब आप इसमें ये भी देख सकते हो कि वाटर जो है उसका रीअब्सॉर्प्शन भी कम हो गया है। इसकी वजह से आपको देखने मिलेगा कि वाटर कॉन्स्टेंटली यूरिन के साथ पास करता जाएगा और फाइनली बहुत सारा वाटर आपकी यूरिन के फॉर्म में ही निकल जाएगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन में जो वाटर प्रेजेंट है या फ्लूइड्स प्रेजेंट है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम रीअब्सॉर्प्शन कम हुआ, इसी वजह से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कम हुआ और इसी वजह से आपका यूरिनेशन बढ़ गया और आपकी बॉडी में से फ्लूइड्स जो एक्स्ट्रा थे वो सभी निकलना शुरू हो गए। अब इससे पहले कि हम साइड इफेक्ट्स कवर करें, आपको ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि यहाँ पर जो लूप डायूरेटिक्स आपकी बॉडी में जाते हैं, वो प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत हाईली बाउंड होते हैं। इस वजह से आपको देखने मिलता है कि आर्टीरियोल्स में यहाँ पर जो ब्लड फ्लो करता रहता है, इस केस में यहाँ से फ़िल्ट्रेशन जो है, वो इन लूप डायूरेटिक्स का पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड है। इसी वजह से इन्हें अगर अपनी साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचना है, यानी कि यहाँ पर थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले तक पहुँचना है, तो उसके लिए लूप डायूरेटिक्स को ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होते हैं। इनकी मदद से ये यहाँ पर जा सकता है और ये जो पूरा पाथ फॉलो होगा, इसमें इवेंचुअली थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ये रीच कर लेंगे। अब साइड इफेक्ट्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे हाइपरयूरिसीमिया। आपकी बॉडी में सर्कुलेशन में जब यूरिक एसिड का लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे कहा जाता है हाइपरयूरिसीमिया। अब ये होता कैसे है, ये याद रखने के लिए आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपके जो लूप डायूरेटिक्स है वो ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू पास होकर अपनी साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचते हैं। लेकिन आपको एट द सेम टाइम ये भी याद रखना है कि यूरिक एसिड जो आपकी बॉडी में है, जो कि एक्सक्रीट किया जाना चाहिए आपके यूरिन के थ्रू, वो भी यूरिन में पास होने के लिए इन्हीं ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्टर का यूज़ करता है। अब अगर लूप डायूरेटिक्स पहले से ही ये ऑक्यूपाई कर बैठे हैं, तो आपका जो यूरिक एसिड है वो कॉन्स्टेंटली ब्लड स्ट्रीम में ही रहेगा क्योंकि वो एक्सक्रीट किया नहीं जा सकेगा। इस वजह से कॉन्स्टेंटली ब्लड में अगर यूरिक एसिड प्रेज़ेंट होगा तो आपको हाइपरयूरिसीमिया देखने मिलेगा, जो कि एलिवेटेड लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड है। हाइपरयूरिसीमिया के अलावा और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला है हाइपोकैलेमिया, यानी कि पोटेशियम लेवल ड्रॉप होना आपके ब्लड में। हमने यहाँ पर देखा कि सोडियम के साथ-साथ पोटेशियम लेवल्स भी ड्रॉप होते हैं क्योंकि पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है क्योंकि वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि कैल्शियम जो है वो भी रीअब्सॉर्ब होना बंद हो जाता है। इस वजह से ये भी एक्सक्रीट हो जाता है। उस वजह से हाइपोकैल्सीमिया भी हो जाता है। इसके अलावा ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है हियरिंग लॉस, जो कि टेम्परेरी होती है। जब तक आप वो ड्रग्स ले रहे हो आपको ऑटोटॉक्सिसिटी दिखाई देगी। इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी कि आपकी बॉडी में से फ्लूइड कम हो गया क्योंकि वाटर जो है वो एक्सेस चला जाता है यूरिन में। हाइपोटेंशन भी हो सकता है क्योंकि आपके बॉडी में इतने फ्लूइड्स है ही नहीं कि एडिक्वेट ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जा सके। इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन। अब इसमें फ्यूरोसमाइड एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसकी जो ओरल बायोअवेलेबिलिटी है वो 10 से 90% के बीच में रेंज कर सकती है। इस वजह से इसका फ्लक्चुएशन काफ़ी हाई है। लेकिन अगर हम ब्यूमेटानाइड, टॉर्समाइड ये सभी बाकी के ड्रग्स की बात करें तो इन जनरल इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन काफ़ी हाई है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत बाउंड है। इस वजह से यहाँ से फ़िल्ट्रेशन देखना बहुत अनलाइकली है। इस वजह से लूप डायूरेटिक्स ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्टर्स यूज़ करते हैं टू रीच देयर साइट ऑफ एक्शन। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा हुआ है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो फ्यूरोसमाइड अगेन एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये मेटाबोलाइज़ होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये किडनीज़ में अनचेंज्ड ही चला जाता है। इसके अलावा ब्यूमेटानाइड और टॉर्सेमाइड की अगर बात करें तो इन्हें मेटाबोलाइज़ करना ज़रूरी है और ये काम लिवर करता है।
और एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, तो ये किडनीज़ के थ्रू ही होता है प्राइमरीली। अब फ्यूरोसेमाइड अनचेंज्ड हो सकता है, लेकिन ब्यूमेटानाइड और टॉर्सेमाइड मेटाबोलाइज़ होकर किडनी से एक्सक्रीट होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं, कौन-सी सिचुएशंस में ये ड्रग्स एडमिनिस्टर नहीं किए जाने चाहिए। सबसे पहले है अनूरिया पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जिनकी बॉडी यूरिन प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रही। इसके अलावा अगर वो पेशेंट को सीवियर इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन है या फिर कोई नॉन हाइपर सेंसिटिविटी है, क्योंकि फ्यूरोसेमाइड और ब्यूमेटानाइड ऐसे सभी ड्रग्स में सल्फर प्रेजेंट होता है और काफ़ी सारे पेशेंट्स को सल्फर की हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट को हेपेटिक इम्पेयरमेंट है, यानी कि अगर कोई ऐसा ड्रग दिया जा रहा है जो कि लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज़ होता है और वो पेशेंट का लिवर ही खराब है, तो उस केस में। इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी ये ड्रग्स नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्लेसेंटल बैरियर ये ड्रग्स क्रॉस कर सकते हैं और लैक्टेशन के केस में सबसे पहली चीज़ तो ये ड्रग्स मिल्क के थ्रू बेबी में पास हो सकते हैं और इसके अलावा वो मदर में मिल्क का प्रोडक्शन सप्रेस हो सकता है, ये ड्रग्स लेने की वजह से। कुछ मिसलेनियस चीज़ों की बात करते हैं, सबसे पहले है यूजेस। एडिमा, यानी कि अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है जो कि फ्लूइड्स की वजह से है, तो आपकी बॉडी में से फ्लूइड्स निकालने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जा सकते हैं। पॉइज़निंग, यानी कि आपकी बॉडी में अगर कोई ऐसा पॉइज़न है जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, तो हम ये ड्रग्स देकर यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो पॉइज़न आसानी से आपकी बॉडी के बाहर निकल जाए। इसके अलावा हाइपरटेंशन, क्योंकि ये ड्रग्स हाइपोटेंशन कॉज़ कर सकते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को घटा सकते हैं, तो अगर पहले से एक्सेसिव ब्लड प्रेशर है, तो उस केस में ये एडवांटेजेस हो सकता है। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया, अगर वो पेशेंट के जो सर्कुलेशन है, उसमें कैल्शियम का लेवल बहुत हाई है, तो उसे घटाने के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। आखिरी चीज़ पर आते हैं जो कि है ड्रग इंटरैक्शंस। अगर लूप डाययूरेटिक्स को अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के साथ दिया गया, तो इनके ऑटोटॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाएँगे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ अगर दिया गया, तो लूप डाययूरेटिक्स और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दोनों के पास एक एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है। इस वजह से चांसेस है कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाए, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन देखने मिलेगा। इसके अलावा एनसेड्स और डिजॉक्सिन के साथ भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं किए जाने चाहिए।